प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन इतिहास का। भगत सिंह का पारिवारिक जीवन, भगत सिंह का शैक्षणिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, क्रांतिकारी जीवन, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में उनका योगदान। तो आइए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही एक रोचक टॉपिक है, भगत सिंह के जीवन इतिहास का अध्ययन। भगत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी, उग्र राष्ट्रवादी व सच्चे देशभक्त थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, वर्तमान में पाकिस्तान, जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह का पूरा परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। भगत सिंह को भी अपने परिवार के सदस्यों से क्रांतिकारी संस्कार मिले। भगत सिंह को प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में हुई। भगत सिंह बचपन से सुंदर एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। बंगा गांव के प्राथमिक विद्यालय से 4वीं कक्षा पास करके भगत सिंह अपने पिताजी के पास नवाकोट, लाहौर चले गए। वहाँ भगत सिंह को डीएवी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन भगत सिंह पाठ्य पुस्तकों की बजाय स्वाध्याय में रुचि लेने लगे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज से एमए की परीक्षा पास की। भगत सिंह के जीवन में एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना हुई। जलियांवाला बाग की घटना से वो काफ़ी द्रवित हुए। 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। बाग का एक ही प्रवेश द्वार होने के कारण बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग डायर की गोलियों का शिकार हो गए। बाग में चारों ओर लाशें बिखर गई। इस हृदय विदारक घटना को सुनकर पूरे पंजाब में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश फैल गया। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 12 वर्ष थी। वे सीधे जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां कुछ देर खून से सनी धरती अपलक देखते रहे। उनकी धमनियों में सनसनाहट फैल गई। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद करके मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और मन ही मन अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह काफ़ी प्रभावित हुए और इसके कुछ समय बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान एक हिंसक घटना हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में सत्याग्रहियों ने भीड़ पर थाने के कर्मचारियों ने गोलियां चला दी और जिससे काफ़ी निहत्थे सत्याग्रही मारे गए। जो सत्याग्रही बच गए उन्होंने अपने साथियों का बदला लेने के लिए पूरे पुलिस थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में सभी 22 पुलिस कर्मचारियों की आग में जलने से मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने इस हिंसक घटना को देखकर आंदोलन वापस ले लिया। इस क्रांतिकारी घटना को लेकर के जितने भी देश में उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, सब ने महात्मा गांधी के इस आश्चर्यजनक निर्णय का विरोध किया, आलोचना की। भगत सिंह के मन में भी इस घटना को लेकर दवंद था कि क्या चौरी चौरा कांड सत्य है? क्या सरदार अजीत सिंह, अंबा प्रसाद, वीर सावरकर, रास बिहारी बोस को देश के इतिहास में कोई जगह नहीं है? क्या ये लोग सिर्फ 182 उपद्रवी थे? इनके कार्यों का कोई औचित्य नहीं है। जब यह सब कुछ असत्य है तो फिर सत्य क्या है? गांधी जी का हिंसक आंदोलन, जिसमें आंदोलनकारियों को एक तरफा शहादत देनी है, क्या अंग्रेजों की हिंसा से गांधी जी को कोई प्रयोजन नहीं है? आखिर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देश से अंग्रेजी हुकूमत को भगाना या सामाजिक आर्थिक क्रांति लाना? दबे कुचले, नंगे भूखे लोगों की लाशों की कीमत पर कुछ लोगों को अंग्रेजों की जगह
बिठा देना। यदि ऐसा ना होता तो क्रांति की ओर बढ़ावा होता। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का इस असहयोग आंदोलन के हिंसक होने पर जो आश्चर्यजनक निर्णय लिया, उनकी कड़े शब्दों में उन्होंने विरोध किया। भगत सिंह का इसी दौरान जो है परिवार के द्वारा शादी के लिए दबाव डाला जाता है। भगत सिंह ने अपनी दादी जी द्वारा मजबूर करने पर पहले शादी के लिए हाँ कर दी। वे अपनी दादी जी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उन्हें यही पता था कि उन्हें देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना है। वे संसारी सुख सुविधाओं से पूरी तरह से दूर रहना चाहते थे। कुछ समय बाद उनकी मंगनी हो गई। जल्दी ही शादी का समय भी तय हो गया। लेकिन भगत सिंह ने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैंने अपना जीवन देश के लिए नाम कर दिया। 1923 में वे क्रांतिकारियों से मिलने के लिए कानपुर के लिए रवाना हुए। कानपुर में उनका कई क्रांतिकारियों से संपर्क होता है। यहाँ वे सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजय कुमार सिंह जैसे क्रांतिकारियों से मिले। यहाँ पर कुछ समय के लिए भगत सिंह ने अखबार बेचने का धंधा किया। उसके बाद उन्हें प्रताप अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलवाया गया। विद्यार्थी जी ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर संपादकीय विभाग में नौकरी दी। कुछ समय के बाद कानपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई। भगत सिंह का क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरा अटैचमेंट था और उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने रूसी अराजकतावादी नेता बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ऑटरलैंड की पुस्तक क्रांतिकारी नेता डेनवरिन की पुस्तक आयरिश स्वतंत्रता के लिए मेरा संघर्ष का अध्ययन किया। उन्होंने प्रिंस क्रोपाटकिन का लेख नवयुवकों से अपील का भी गहराई से अध्ययन किया व प्रचार किया। उनकी प्रिय पुस्तकों में इटली की क्रांति, मैजिनी तथा गैरिबाल्डी की जीवनियाँ और उनके विचार एवं न्याय की पुकार थी। भगत सिंह रूसी राज्य क्रांति और रूसी युवकों के आत्म बलिदान से भी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कुछ क्रांतिकारी पुस्तकें जैसे हिंसा का मनोविज्ञान, गोर्की का गदर, विक्टर ह्यूगो का 93, लो मिजरेबल, टेल ऑफ टू स्टीज, जंग, बोस्टन, किंग कोल, हीरोज एंड हीरोइंस का गहराई से अध्ययन एवं विश्लेषण किया। भगत सिंह के विचारों पर इन क्रांतिकारी पुस्तकों, क्रांतिकारी नेताओं के विचारों का, दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा और देश की आज़ादी के लिए उनका जो जज्बा था, जो आत्मविश्वास था, और ज़्यादा मजबूत हुआ। इसी दौरान भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की। 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। नौजवान भारत सभा का उद्देश्य देश के नौजवानों को ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूक व उत्तेजित करना था। इस सभा ने लोगों में धर्म, जाति व नस्ल को लेकर के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। इस सभा में सभी धर्मों व संप्रदायों के लोग शामिल थे और एक ही स्थान पर बैठकर भोजन किया करते थे। नौजवान सभा में धार्मिक अंधविश्वास व रूढ़िवादियों पर चर्चा की जाती थी। लोगों को आधुनिकता के प्रति, विज्ञान के प्रति सचेत किया जाता था। कुछ समय के बाद हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया गया। भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के विचारों से प्रभावित होकर कुछ क्रांतिकारी साथियों को विश्वास में लेकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे वरिष्ठ क्रांतिकारियों द्वारा इसकी स्थापना की। सुखदेव, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, भगत सिंह ने इस पुराने संगठन में परिवर्तन करके नया शब्द समाजवादी जोड़ा। इस संगठन का सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया गया।
इस संगठन में सुखदेव को पंजाब प्रांत, फणींद्र नाथ घोष को बिहार प्रांत, कुंदन लाल राजस्थान, शिव वर्मा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। भगत सिंह व विजय कुमार ने प्रांतीय संगठनों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभाली। इस संगठन के द्वारा भगत सिंह देश में क्रांतिकारी मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। इसी दौरान साइमन कमीशन का आगमन होता है भारत में। भारत के लोगों की स्थिति को जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। देश में साइमन कमीशन गो बैक के नारे जगह जगह लगाए गए। 30 अक्टूबर 1928 को यह कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर में लाजपत राय के नेतृत्व में नौजवान सभा के सदस्यों ने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारी स्कॉट साइमन कमीशन के विरोधियों से काफ़ी परेशान थे। जब बार बार कहने पर भी प्रदर्शनकारी अपने जगह से नहीं हिले तो स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स ने उग्र भीड़ पर लाठियां चला दी। लाजपत राय उग्र भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सैंडर्स ने बार बार लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। नौजवान सभा के सदस्यों ने उन्हें बचाने का काफ़ी प्रयास किया। लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। इसके कुछ समय बाद इस घटना से भगत सिंह काफ़ी आक्रोशित हुए और उन्होंने इस घटना का बदला लेने की ठानी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व चंद्रशेखर आज़ाद के मन में लाजपत राय की हत्या की आग सुलग रही थी और इस हत्या का वो किसी तरीके से बदला लेना चाहते थे। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि लालाजी की हत्या के लिए स्कॉट और सैंडर्स दोनों ही दोषी हैं। लेकिन प्रश्न ये था कि दोनों का ड्यूटी पर आने जाने का समय अलग अलग था, इसलिए सभी क्रांतिकारियों ने पहले स्कॉट को मारने की योजना बनाई। निश्चित समय पर सभी क्रांतिकारियों ने स्कॉट को मारने के लिए अपनी व्यूह रचना के मुताबिक मोर्चे संभाल लिए। जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा, राजगुरु ने उसके ऊपर गोली चला दी। जैसे ही मोटरसाइकिल के साथ वो गिरा, राजगुरु व भगत सिंह उसके पास आए और धड़ाधड़ 5 गोलियां उनके सीने में उतार दी। सैंडर्स ने तुरंत दम तोड़ दिया। अगले दिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दीवारों पर चिपके पर्चों में लिखा गया, जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। इसके बाद केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना होती है। केंद्रीय असेंबली में सरकार द्वारा जन विरोधी 2 बिल प्रस्तुत किए गए थे। इसमें एक बिल पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का दमन करना चाहती थी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के माध्यम से श्रमिकों की हड़ताल का दमन करना चाहती थी। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद व सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के बहरेपन को दूर करने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया गया। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में पास बनवाने के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू से मिले। डॉक्टर किचलू ने भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त से कहा कि वे एक हाथ में पास लेकर व दूसरे हाथ में अखबार में बम लपेटकर अंदर जा सकते हैं। असेंबली हॉल में निश्चित समय पर दोनों ने डॉक्टर किचलू को सैल्यूट किया। एक हाथ में पास दिखाते हुए व दूसरे हाथ में अखबार में लिपटा हुआ बम लेकर अंदर पहुंचे। ज्यों ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जॉर्ज शूस्टर वायसराय के निर्णय की घोषणा करने के लिए अपने स्थान से उठा कि भगत सिंह ने पहला बम फेंका। इसके अगले पल बटुकेश्वर दत्त ने भी अपना बम फेंका। पूरा सदन नीले धुएं से भर गया। इसी बीच भगत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से 3-4 फायर की। पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई।
जॉर्ज सुस्टर डरकर मेज के नीचे छिप गया। जैसे ही धुआं साफ हुआ तो पूरा सदन खाली था। सिर्फ मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय अपनी जगह पर बैठे थे। शिव वर्मा और जयदेव कपूर लाल रंग के पत्ते दर्शक दरगाह में फेंक रहे थे। इसके साथ ही सभी क्रांतिकारी नारे लाए रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ में नारे अंग्रेजी में लगाए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर जॉनसन भगत सिंह के पास आए। उसी समय मिस्टर सार्जेंट भी घबराए हुए आए। दोनों अधिकारी घबरा रहे थे कि कहीं भगत सिंह उनका भी सैंडर्स की तरह कत्ल न कर दे। जब भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए अपनी रिवॉल्वर मेज पर रख दी तो दोनों अंग्रेज अफसर निश्चित हुए और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके दौरान भगत सिंह को जेल में रहकर के क्रांतिकारी गतिविधियां करनी पड़ी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को सजा सुनाने के बाद अलग अलग जेल में भेजा गया। इससे पूर्व दोनों ने बातचीत करके जेल में ही भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। दोनों ने अलग अलग जेलों में 14 जून 1929 का दिन भूख हड़ताल के लिए निश्चित किया। जेल में दोनों के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनके साथ आम कैदियों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। इस तरह के व्यवहार से क्रांतिकारी अक्षुब्ध थे और निर्धारित समय के अनुसार भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। 15 जून के सभी अखबारों में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त की हड़ताल का समाचार विस्तार से छपा। भूख हड़ताल के 1 महीने बाद भगत सिंह ने भारत सरकार के गृह सदस्य को पत्र लिखा जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गए। इसमें पहला मुद्दा ये था कि राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना देना चाहिए। हमारे लिए भोजन जो है यूरोपियन कैदियों जैसा होना चाहिए। हमें मशक्कत के नाम पर जेलों में सम्मानहीन काम करने को बाध्य न किया जाए। बिना किसी रोक टोक के पूर्व स्वीकृत पुस्तकें और लिखने का सामान मिलने की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम एक दैनिक पत्र एक राजनीतिक कैदी को मिलना चाहिए। हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए। स्नान के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। गवर्नर की सिफारिश पर जेल अधीक्षक ने भगत सिंह को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हें राजनीतिक कैदी मान लिया गया है और राजनीतिक कैदी के रूप में तुम्हें खाने पीने पढ़ने लिखने की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। इस प्रकार भगत सिंह जेल के अंदर रह करके जो क्रांति की थी उसमें सफल हुए। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र का केस शुरू होता है। क्रांतिकारियों की लंबी भूख हड़ताल वापस लेने के बाद लाहौर षड्यंत्र का प्रकरण शुरू हुआ। भगत सिंह चाहते थे कि वो इस प्रकरण की सुनवाई के माध्यम से पूरे देश के लोगों में क्रांतिकारी भावना का संचार करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 3 सदस्यीय समिति बनाई जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और विजय कुमार थे। क्रांतिकारियों को अब अदालत में बुलाया जाता तो वे जोर जोर से नारे लगाते हुए आते, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम। अदालत में पुलिस ने दबाव देकर क्रांतिकारियों को सरकारी गवाह बनाने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह ने इन गवाहों का प्रयोग भी अपने हित में किया। वे गवाहों के माध्यम से आम जनता में संदेश देने में सफल रहते कि क्रांतिकारी साहसी है और वे देश के अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर सकते हैं। क्रांतिकारी से सरकारी गवाह बने फणींद्र नाथ घोष से बहस करने की जिम्मेदारी भगत सिंह ने शिव वर्मा को सौंपी। शिव वर्मा की जिले से भगत सिंह व उनके साथी बहुत प्रसन्न हुए। स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में लाहौर षड्यंत्र का प्रकरण चलते हुए 6 माह बीत गए लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। सरकार ने ऐसा उपाय करने का मन बनाया कि अभियुक्त अदालत में ही न आए और गवाही भी न हो और मुकदमे की कार्रवाई चलती रही। 1 मई 1930 को सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस ऑर्डिनेंस जारी करके एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया और कहा कि इस मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने के लिए अभियुक्तों को अदालत में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, उनके वकीलों की मौजूदगी ही काफ़ी है। भगत सिंह इस अध्यादेश के बारे में एक पत्र सरकार के पास भेजते हैं जिसमें लिखा था, हम ये बताना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस हमारी भावनाओं को कुचल नहीं सकते।
आप कुछ व्यक्तियों को कुचल सकते हैं, पर याद रखिए आप इस राष्ट्र को नहीं कुचल सकते। सुभाष भगत सिंह का ये क्रांतिकारी संदेश जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों को परेशान कर रहा था। सैंडर्स हत्याकांड के लिए हाईकोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल गठित करना। लॉर्ड इरविन के अध्यादेश के अनुसार पंजाब हाईकोर्ट ने सैंडर्स हत्याकांड के लिए की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया और इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस कोल्डस्ट्रीम व 2 अन्य सदस्य जस्टिस आगा हैदर व जस्टिस जीसी हिल्टन थे। लेकिन भगत सिंह ट्रिब्यूनल की नियुक्ति से तनिक भी विचलित नहीं हुए, जो उन्हें बलिदान के करीब ला रहा था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ट्रिब्यूनल हमारी नैतिक विजय है। इससे साबित होता है कि हमने स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो रुख अपनाया है उससे अंग्रेज सरकार काफ़ी परेशान हुई। उसने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उससे उसके कानून और न्याय का खोखलापन सिद्ध हो गया है। अब हमें पूर्ण क्रांतिकारी व्यवहार का परिचय देना चाहिए और अदालत में कोई भी सरोकार नहीं रखना चाहिए। ट्रिब्यूनल से ऐसा सहयोग करके हम देश में उठ रहे आंदोलन से अपने आप को जोड़ पाएंगे। भगत सिंह को पता था कि फैसला हो चुका है, केवल उसकी घोषणा करना बाकी है। 5 मई 1930 को मुकदमे की सुनवाई ट्रिब्यूनल में हुई। अदालत लाहौर के सेंट्रल जेल में नहीं, पूंछ हाउस में लगाई गई, क्योंकि जेल में जाना माननीय न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। पूंछ हाउस के सामने अपार जनसमूह क्रांतिकारियों का स्वागत करने के लिए तैयार था। जैसे ही क्रांतिकारी गाड़ी से उतरने लगे, जनता ने गगनभेदी नारे लगाने शुरू कर दिए। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, क्रांतिकारी जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। क्रांतिकारियों ने भी अपने स्वागत का उत्तर हाथ दिलाकर दिया। क्रांतिकारियों ने ट्रिब्यूनल की अदालत में प्रवेश किया और राष्ट्रगीत की गूंज शुरू की, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम। इसके बाद की है गजल गाई गई, जिसमें इस तरह के नारों के बाद जब न्यायाधीश ने नारों का अंग्रेजी में अनुवाद सुना तो वे काफ़ी बौखला उठे और ट्रिब्यूनल ने अदालत की कार्रवाई को समाचार पत्रों में छपने पर पाबंदी लगा दी। ट्रिब्यूनल ने सभी 18 अभियुक्तों के मामलों की पैरवी करने के लिए सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया करवाने को कहा। भगत सिंह ने कहा, मुझे एक वकील की जरूरत है, कानूनी सलाहकार के रूप में। न वे सरकारी गवाहों से जिरह करेंगे, न ये अदालतें बहस करेंगे, सिर्फ अदालत की कार्रवाई की चौकसी करते रहेंगे। उन्होंने बैरिस्टर धोनीचंद का नाम सुझाया। ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मान ली। अदालत में सिर्फ 4 दिन अभियुक्त और उसके वकील पेश हुए। शेष दिन उनकी अनुपस्थिति में ही अदालत की कार्रवाई चली। एक दिन अदालत में कार्रवाई शुरू होते ही भगत सिंह ने कवि ओम प्रकाश का यह गीत गाया, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वह दिन ही होगा, इलाही वह दिन भी होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम ने इस गीत का जब अंग्रेजी अनुवाद सुना तो वो और भड़क गई और पुलिस को आदेश दिया कि यह गाना किसी तरह बंद करवाए। पुलिस ने क्रांतिकारी गीत को बंद करने के लिए हवानियत की सारी हदें पार कर दी। जस्टिस आगा हैदर खान ने क्रांतिकारियों की निर्ममता पूर्व पिटाई जस्टिस आगा देख नहीं सके, इसलिए उन्होंने अखबार से अपना मुंह ढक लिया। भगत सिंह और राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। 7 अप्रैल 1930 को लाहौर के सेंट्रल जेल में ट्रिब्यूनल के विशेष दूत सरकारी वकील ने मुकदमे का फैसला हर अभियुक्त को उसके अलग अलग जेल में सुनाया गया, क्योंकि सभी अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार कर रखा था। यह फैसला 281 पृष्ठों में लिखा था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी, किशोरीलाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, कमलनाथ तिवारी को आज जन्म काला पानी, कुंदनलाल को 7 वर्ष और प्रेमदास को 5 वर्ष की कैद, अजय घोष, सुरेंद्र नाथ पांडे व जितेंद्र नाथ सान्याल को बाइज्जत बरी किया गया। भगत सिंह को फैसला सुनाने के बाद सरकारी वकील ने कहा, सरदार भगत सिंह, बड़े दुख की बात है कि अदालत ने आपको मौत की सज़ा दी है।
भगत सिंह ने निर्विकार होकर इसका उत्तर देते हुए कहा, इसमें दुख होने की बात नहीं, मुझे यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। भगत सिंह की फांसी के फैसले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। हड़तालों, जुलूसों, जलसों व प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक शुरू हो गया। देश के सभी गांवों व कस्बों में उग्र आंदोलन फैल गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद के नारों से समूचा वातावरण गूंज उठा। कुछ समय के पश्चात किशन सिंह की दया याचिका भी खारिज हो गई। सरकारी वकील कॉर्डन नोड ने डेथ वारंट प्राप्त कर लिया और 23 मार्च 1931 को फांसी का दिन निश्चित किया गया। निर्धारित समय पर साढ़े 6 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को काल कोठरियों से निकालकर फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर भगत सिंह ने गाना शुरू किया, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ए वतन आएगी। भगत सिंह और उसके साथी फांसी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। सामने 3 फंदे लटक रहे थे। तीनों ने गगनभेदी नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों ने अपना अपना फंदा पकड़ा और उसे चूमते हुए अपने गले में डाल दिया। जल्लाद ने फंदे ठीक किए, नीचे आकर चरखी घुमाई, तख्ता गिरा और तीनों वीर भारत माता की गोद में हमेशा के लिए अपना जीवन बलिदान कर गए। प्रशासन ने जेल के पीछे की 4 दीवारी तोड़कर चोरी से पुलिस वैन में उनके शव लाद कर चुपके से अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह से भगत सिंह का एक छोटी सी उम्र में देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने जीवन का खुले दिल से बलिदान कर दिया। आज के समय में हम भगत सिंह के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को देखना चाहते हैं तो उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। उनकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आत्मकथा, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द डोर टू डेथ, हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इन रचनाओं में हम भगत सिंह के दर्शन को, उनके चिंतन को, उनके दृष्टिकोण को, उनकी सोच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भगत सिंह के जीवन इतिहास से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।